आज की इस बैठक ऑल यूपी मिनी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में आए हुए सभी सम्मानित छोटे बड़े साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी मंच पर बैठे हुए अपने बड़े भाइयों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना सहयोग और समर्थन देकर के हम जैसे एक छोटे भाई के लिए अपना पूर्णतया तन मन धन अर्पण करने का संकल्प लेकर के आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं और आज की बैठक का उद्देश्य क्या है, यह केवल आप सबको यदि ज्ञात होगा तो अपनी अपनी समस्याओं से खुद ब खुद आप निपटने के लिए सक्षम होंगे। आज की बैठक का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि संगठन क्या होता है। अभी ये जानकारी होगी सभी को अपने आप में, लेकिन आज के युग को देखते हुए हर व्यक्ति अपने ही हित को केवल देखना चाहता है। संगठन एक सामाजिक संस्था का नाम भी दिया जा सकता है इसको। यही एक संगठन है कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए जब तक हम संगठित नहीं होते हैं तो हम अपनी समस्या से लड़ने में समर्थ नहीं होते। संगठन की शक्ति क्या होती है, ये हमें अकेले बैठ करके और मंच पर चार आदमी बैठ करके संगठन की शक्ति को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। संगठन का एक ही उद्देश्य है जो हमने अभी पीछे दिनेश भदौरिया जी ने बताया कि संगठन केवल अध्यक्ष बन जाने से संगठन नहीं होता है। हमें संगठन मार्केट में दिखते हैं, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, तमाम प्रकार के संगठन चल रहे हैं, लेकिन हमारे मिनी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में अभी तक के लिए कोई भी संगठन ऐसा नहीं बना है जो हमारी समस्याओं की लड़ाई लड़ रहा हो। संगठन बहुत सारे बने हैं, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में एक दूसरे की केवल काट करने के लिए, वसूली करने के लिए मार्केट में हर जिले में एक मिनी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए संगठन बना है जो केवल एक वसूली का माध्यम है। संगठन वसूली ना करके हमारी यदि समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेगा तो इसमें शासन और प्रशासन सभी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, परंतु हम उनको वो रास्ता खुद स्वयं दिखाने पहुंचते हैं कि हम आपको वसूली करके प्रदान करेंगे, आप हमारी गाड़ियों को छोड़िएगा। यहाँ हमारे पास कोई 150, 200, 500 गाड़ियां नहीं है, परंतु हमने ये देखा मार्केट में समाज में यदि 10 लोग जो अपवाद बैठे हुए हैं, उन अपवादों के चक्कर में 1000 लोग हमारे परेशान हैं। उन सबकी परेशानी को देखते हुए मुझे ये समझ में आया कि हमें अपने समाज को सबसे पहले संगठित करना होगा। लेकिन हमारा समाज भी अभी आज को देखते हुए ये लग रहा है कि 3 दिन की पिछली एक जो हमने आवाहन किया हुआ था, उस आवाहन के माध्यम से जो हमें लोग चाहिए उस संख्या में लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि सभी को अपना अपना व्यापार दिख रहा है। और मैं यदि इस लड़ाई को लड़ रहा हूं तो केवल अपने व्यापार के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरे पास कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है क्षेत्र का कि मेरा नुकसान हो रहा है इस वजह से मैं लड़ रहा हूं। मैंने सभी अपने साथियों से, सहयोगियों से ये कह रखा है, किसी भी प्रकार से संगठित रूप से हमें कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल आवश्यकता है तो आपके सहयोग की आवश्यकता है कि एक आवाज में यदि हमारे साथ 500 लोग एकत्रित दिखाई देंगे तो हमारी ताकत बनेंगे। हमें पैसे की आवश्यकता अपने समस्याओं से लड़ने के लिए भी नहीं है। हमें केवल अपनी बात को रखने के लिए एक माध्यम चाहिए, जिसका माध्यम आप लोगों के बीच में हम खड़े हुए हैं। और आप यदि सहयोग करते हुए हमारे साथ चलेंगे तो इतनी बड़ी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे पास नहीं है। अभी मार्केट में सब लोग ये देख रहे हैं कि 3 टन ओवरलोडिंग की समस्या बहुत ज्यादा ही गंभीर है। यदि 3 टन ओवरलोडिंग की समस्या गंभीर है तो इस पर किसी ने अध्ययन नहीं किया ये गंभीर समस्या है क्यों। गंभीर समस्या केवल हम गाड़ी वालों ने ही मिलकर बनाई है। कानपुर यूपी 78 और यूपी 77 नंबर की गाड़ी के अलावा उत्तर प्रदेश की कोई भी गाड़ी, किसी भी जिले की गाड़ी इस क्षमता की नहीं बनाई गई है कि वो 3 टन ओवरलोडिंग को लेकर के चले।
सबसे बड़ी समस्या ये हमारे बीच में खुद हमने पैदा की है कि हमने उसको कानपुर एक उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कहा जाता है, जो हर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और कानपुर में इतना व्यापार होने के बावजूद हम इस समस्या को जन्म दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिखरे होने का एक प्रमाण है। यदि हम संगठित होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या पर 3 टन की ओवरलोडिंग पर कब्जा कर लेंगे। कोई भी मोटर मालिक, कोई भी चालक नहीं चाहता है कि हम अपनी जान को खतरे में लेकर के रोड पर चलते हैं। ये केवल मजबूरियां इस प्रकार की बनी हुई है कि हम 3 टन ओवरलोड, 4 टन ओवरलोड लेने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि मार्केट में हमें ओवरलोड के अलावा कोई लोड, अंडरलोड नहीं मिलता है। व्यापारी भी किसी प्रकार से हमारा सहयोग करने के लिए नहीं तैयार है। व्यापारी सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे समाज में ही एकता नहीं है। यदि हमारे समाज के 1000 गाड़ी वालों में एकता होती है तो व्यापारी भी हमारा सहयोग खुद ब खुद करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि किसी की जेब से कुछ नहीं जाता है। मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है हमारी, जो माल को बना रही है, उसका सिर्फ एक ही आगे वाली पार्टी के लिए जवाब होगा, जो ट्रेडिंग करते हैं, कि भैया हमारा 3 टन पिकअप में माल नहीं आएगा, हमारा 3 टन माल आएगा 14 फुटी गाड़ी में आएगा। उसके बाद जो ट्रेडर्स है वो अपने व्यापारी को बताएगा भैया पिकअप उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जब पिकअप उपलब्ध नहीं हो पा रही, वो व्यापारी उसका जो फ्रेट आएगा वो 14 फुटी का जब भाड़ा देगा, उसकी कहीं ना कहीं महंगाई आकर के हम आम जनमानस पे पड़ रही है। जो हमारा भाड़ा 10 साल पहले लखनऊ का चलता था, आज भी आप उसी भाड़े पे लखनऊ के लिए जो 1.5 टन की गाड़ी 1 टन लेकर के जाती थी, वो 3 टन 35 कुंटल भी आज लेकर के जा रही, भाड़ा वही है। ये हमारे समाज को संगठित ना होने का एक जीता जागता प्रमाण है। किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए तो संगठन की कमी होने के कारण ही हम अपनी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यदि हमारे पास संगठन में एकता दिखाई देगी, किसी की भी कोई हैसियत नहीं है कि हमें अनर्गल परेशान कर ले, अनाधिकृत रूप से वसूली कर ले, और हमें कानूनों का उल्लंघन न करते हुए भी हम अपनी समस्या के समाधान के लिए तैयार खड़े हुए लड़ने के लिए। किसी भी प्रकार से यदि हम लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, यदि हमारे पास 500 व्यक्ति होंगे तो वो हमारे लिए कानून, अधिकारी, शासन और प्रशासन तत्काल में समाधान प्रदान करेगा। परंतु यदि कानूनों के उल्लंघन में अधिकारी ने देखा कि इनको ये वजह से हमें परेशानी आ रही है, तो वो अपने कानून पर वो कलम चलाएगा कि हमारी कोई ताकत नहीं होगी किसी प्रकार से कि हम 3 टन की समस्या के लिए अगर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो वो हमें रोक सके। किसी भी प्रकार से किसी की ताकत नहीं होगी। जब हम संगठित नहीं होंगे, हम 4 आदमी अगर करते हैं तो वो समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो हमको कानून का पाठ पढ़ाएंगे और हमें कानून से उल्लंघन न करते हुए अपनी समस्या का समाधान निकालना ही, यही हमारी मान्यता होगी और हमारे संगठन की एक शक्ति होगी। जिस प्रकार से अभी हमने ये देखा, कानपुर नगर निगम की समस्या बताई गई। कानपुर नगर निगम की जो समस्या है हमारे गाड़ी वालों के लिए, कानपुर नगर निगम में एक प्रस्ताव ये पारित हुआ है कि हमारे नगर निगम के अंतर्गत कोई भी गाड़ी होगी देश प्रदेश की, उसका एक शुल्क लागू किया गया है। उसको शुल्क देना पड़ेगा यदि वो शहर की सीमा के अंतर्गत लोडिंग अनलोडिंग कर रही है। हमारी इसमें वार्ता चल रही है बराबर। ये एक दिन का किसी भी प्रकार से किसी कानून को बदलने का प्रस्ताव और किसी की ताकत नहीं है कि उसको बदल दे। अभी परसों भी हम लोग नगर आयुक्त महोदय से बात करके आए हैं इस विषय में, लेकिन ये अगले हो सकता है जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2025 और 26 का, उसमें हम इसका समाधान निकाल पाएंगे। किसी प्रकार से हमें कानपुर नगर निगम, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की नगर पालिका, कहीं भी हमें अपने मोटर वाहन के लिए नगर निगम, नगर पालिका का शुल्क नहीं देना होगा। ये केवल एक संगठन की ताकत होगी और जो हम बात को अपनी अधिकारी से एक कानून के अंतर्गत नियमानुसार ज्ञापन के तौर पर देंगे, उसकी कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। यदि हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो हमें तत्काल के लिए तो अधिकारी जवाब दे देगा, परंतु अगर उसका समाधान करें जड़ से खत्म करने के लिए कोई भी उस पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जैसा कि अभी पिछले लोकल संगठनों में देखा जाता है कि केवल हमारे लोकल जो संगठन बने हुए हैं केवल वसूली का माध्यम है। मेरा सिर्फ सभी अपने साथियों से ये कहना है कि जो कानून बने हुए उन कानूनों का दुरुपयोग किसी प्रकार से नहीं करना है। अभी हमारे बीच में कई लोगों का पर डे एक फोन आता है, पूरे उत्तर प्रदेश से किसी न किसी शहर से मुझे फोन आता है कि भैया वो टीआई साहब ने गाड़ी रोक ली है, आप उन कानूनों का पालन क्यों नहीं कर रहे कि टीआई साहब ने आपकी गाड़ी रोक ली है। मैं कोई संवैधानिक सरकार चलाने वाला कोई अधिकृत
कर्मचारी भी नहीं हूं, न प्रशासन को मैं कोई अपना दबाव दे सकता हूं। मैं क्यों उन नियमों के उल्लंघन के लिए आपका सहयोग करूंगा। एक ओवरलोडिंग की समस्या तो मात्र इस प्रकार से बना रखी है जो कानपुर में कि हमें 3 टन के अलावा लोड नहीं मिलता है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन सीट बेल्ट ना लगाना, रेड सिग्नल को क्रॉस करना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल से बात करना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, ये केवल हमारे मजबूरी नहीं है, इनको हम खुद अधिकारी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप हमसे या तो आप चालान कीजिए हमारा, या हम किसी प्रकार से आपको दंड भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं। इन सबका हमें विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार से संगठन की कोई ताकत नहीं है कि आप कानून नियमों के अवहेलना करके उनका आप समाधान निकाल सके। समाधान आप तभी निकाल सकते हैं जिससे, जैसे कि बैठे होंगे हम तो अधिकारी को अपनी समस्या बताएंगे। 3 टन की समस्या के लिए सबसे बड़ी समस्या जो 3 टन की है, इसमें व्यापारी का सहयोग भी अपेक्षित है। व्यापारी यदि सहयोग इसमें करता है तो आपको कानून बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपने अपनी गाड़ी को बनाया है कि हमारी गाड़ी आरटीओ महोदय जो प्रशासन से पास करके दी जाती है, पिकअप गाड़ी को 12 कुंटल 12.5 कुंटल दी जाती है। अभी गाड़ियां मार्केट में 17 कुंटल और 2 टन की भी बनाई गई है। जब हम 17 कुंटल और 2 टन की गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग आरसी को ले करके और एक जो 12 कुंटल की पासिंग की गाड़ी है उसकी आरसी को लेकर के अधिकारी के पास बैठेंगे, इस क्षमता में और क्षमता में आपने कितना अंतर दिया है। हमारे अनुभव के आधार पे दोनों गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। हमें केवल एक घुमाने का रास्ता दिखा दिया गया कि हमने मार्केट में जब समस्या पैदा हुई तो हमने गाड़ियां लॉन्च कर दी है, आप लोग गाड़ियां लाइए। लेकिन जो 5 लाख गाड़ियां हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 12 कुंटल पासिंग की खरीद रखी है, उसकी क्षमता वो कौन हमें पास करके देगा। तो जब हम संगठित होंगे, यदि हम एक आवाज में वो सवाल करेंगे तो हमारे पास जवाब देने के लिए शासन और प्रशासन बाध्य होगा। अभी हमारे साथ एक समस्या ये है कि ओवरलोडिंग के लिए जो खनन विभाग में शासनादेश जारी है वो हमारी गाड़ियों के लिए जारी नहीं किया गया है। हमारा सरकार से सिर्फ आग्रह यही होगा एक संगठन के माध्यम से कि ओवरलोडिंग में जो खनन के लिए आदेश जारी किया है, खनन में ओवरलोडिंग में रॉयल्टी क्यों नहीं दी जाती है। हमारी गाड़ी की भी ऐसा ही शासनादेश कुछ ऐसा जारी हो जाए कि पिकअप और छोटा हाथी में यदि ओवरलोडिंग हो रही है तो ओवरलोडिंग का जिम्मेदार वो व्यापारी होगा जो उसका जिसकी फर्म पे बिल बन रहा है, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। ये हमारे साथ जो शासन और प्रशासन के सहयोग के लिए जब हम संगठित हो जाएंगे तो सहयोग आप खुद ब खुद प्रशासन हमें करने को तैयार इसलिए होगा क्योंकि जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो हमारी सुरक्षा को देखने के लिए बनाए जा रहे हैं, ना कि उसमें शासन प्रशासन का कोई लाभ है। तो यदि हमारी सुरक्षा के लिए जो कानून बना है उसमें सहयोग करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है, परंतु उस जिम्मेदारी को हम इस प्रकार से नहीं, कानून पे दबाव बना करके, प्रशासन पे दबाव बना करके यदि सोचे हम कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि इस प्रकार के कानून को बदलवाने के लिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बदलवा सके। किसी भी प्रकार की कोई भारत में ऐसी ताकत नहीं है। किसी भी सरकार को अपना वोट बैंक देखना होता है। यदि उसका वोट बैंक पूरा मजबूत है तो उसको कोई काम करने की क्या जरूरत है। कोई भी राजनीतिक दल होंगे, सब अपने अपने वोट बैंक को संभालेंगे। यदि वोट बैंक उनका बिगड़ता दिखेगा तभी तो वो दिखेंगे कि नहीं हमारे समाज में समस्या व्याप्त है। उस समस्या के लिए तभी वो खड़े होंगे उनके हमारे साथ में कि यार इतने लाखों परिवार हमारे जो है भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे यदि इस प्रकार की समस्या बनी रही। अभी अधिकारी ने 40,000 रुपए का चालान कर दिया, उसको भरने के लिए हम ही हैं, केवल हम भरते हैं, दूसरा आदमी उसमें कोई सहयोगी नहीं है। यदि व्यापारी के ऊपर ये हम दबाव बनाएंगे कि भाई साहब यदि आपने हमारी गाड़ी को ओवरलोड किया, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप हमसे आरसी लीजिए, लोडिंग के समय पे जितनी आरसी है उतना आप लोड कीजिए, तब हमारा व्यापारी उसमें जिम्मेदार होगा। और इसके लिए हमें शासन और प्रशासन से एक ही मुद्दे पर बात करनी है, जो आपने खनन के लिए दिशा निर्देश जारी किया वो हमारी गाड़ियों के लिए क्यों नहीं। तो इसके लिए हम सभी से केवल सहयोग चाहते हैं। एक हमें ये दिखाई दे जाए कि हमारे साथ केवल 500 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विभिन्न प्रकार से इस प्रकार की असामाजिक बातों को जन्म दिया जाता है कि यदि हमने अपने सहयोगी समर्थकों को रोका ना होता तो कोई हिंसा पैदा हो गई होती कानपुर में। अपने आप को
हमें ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप हमारी ताकत होंगे तब हम खुद ब खुद ताकत दिखेंगे मार्केट में। तो सभी से हमारा ये कहना होगा कि सब लोग अपने अपने आप में जब इस समस्या से लड़ने के लिए अपने आप को खुद संगठन बनेंगे तो मैं आपके साथ सदैव तत्पर खड़ा दिखाई दूंगा। और आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, ये संगठन हमारा है, तभी हम इस संगठन को बढ़ा करके और संगठन के शक्तियों का उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वरना ना तो कोई मोनू यादव की ताकत है और ना अकेले आपकी ताकत है कि आप अपनी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो। अभी हमने देखा हमारे फाइनेंसर गाड़ी को जब मर्जी आती कहीं से भी घसीट लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे कानूनी दायरे में यदि देखा जाए तो वो फाइनेंसर मौके पे वहां नहीं होता है जिसको हमें फाइनेंस जिसका पैसा देना होता है। 4 महीने किसी कारणवश यदि मेरी गाड़ी खड़ी हो गई और मैं किस्तें अदा नहीं कर पाया तो वो फाइनेंसर बंगाल से गाड़ी खींचता है। यदि हम उससे अपना कागज मांग देते हैं कि आपके पास किसने अधिकार दिया है गाड़ी खींचने का, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। उन्होंने फाइनेंस कंपनी वालों ने ठेके पे दे दिया। उस ठेकेदार ने क्या किया, लोकल के दबंगों को खड़ा कर दिया, टोल टैक्स पे गाड़ी रुकेगी, बस नंबर देखा, दबंगों के माध्यम से गाड़ी को अंदर। तो ये किसी के अकेले की बस की बात नहीं है कि इस समस्या से लड़ा जा सके। 4 महीने की हमारी किस्तें टूटी हैं, उसके लिए हमारे पास कोर्ट भी है कि हम अपनी समस्या को रख सकते हैं। परंतु जब हम अपनी गाड़ी रोड पे नहीं चलाएंगे तो हम कोर्ट में लड़ने नहीं जाएंगे। हमारी सभी फाइनेंस कंपनियों से भी बैठक होनी है। जो इस प्रकार की समस्या आ रही, 3 महीने 4 महीने हमारी गाड़ी वाला किस्त नहीं अदा कर पा रहा है, तो उसकी समाधान यही है कि आप हमारे हिसाब से पैसा लीजिए, हम आपका पैसा देने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जेन्युइन समस्या भी देखी जाए कि उसने अभी तक पैसा क्यों नहीं दे पाया। आपके पास कोई अधिकार कानूनी तौर पे नहीं है कि आप हमारी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें संगठित होना पड़ेगा। फाइनेंस कंपनियां हैं, क्लेम करने के लिए बीमा करते समय बीमा कंपनियां बहुत प्रकार के आपको लुभावने वादे करेंगे, ये हम देंगे वो देंगे। जब आपकी गाड़ी पे कोई एक्सीडेंटल होता है तो उस पे किसी भी प्रकार से कोई सहयोग आपको नहीं मिलता है। वो तमाम शर्तों को बता देते हैं कि हमने ये आपका ऑप्शन इस पे लागू नहीं है, इसलिए आपका 50% क्लेम होगा, 30% होगा। ये सारी समस्याएं यदि हम संगठित होकर के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर हम लेकर के बैठते हैं तो भाई साहब आप हमें बता करके जाइए कि हमारे पास आप क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये केवल एक संगठन की ताकत हो सकती है कि हम अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए खड़े हो गए। अभी हमें अपने संगठन का विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में करना भी है और बहुत सारे लोग तैयार भी हैं, परंतु सबसे पहले यहाँ पे जो कानपुर में समस्या आ रही है वो समस्या सिर्फ यही है कि एक आदमी अगर आगे बढ़ रहा है तो करने वाले कुछ नहीं, उसकी टांग खींचने वाले बहुत है। वो केवल टांग खींचने का काम कर रहे हैं, उनको करना कुछ नहीं है। किसी भी कागजों पे दस्तावेजों पे यदि अधूरा संगठन है, वो संगठन आपका नाम लगा करके किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। ये कानूनी संवैधानिक अधिकार होता है कि यदि अधूरा संगठन है, अधूरे संगठन का मतलब 4 आदमी मेरे संगठन में है और 2 आदमी संगठन से यदि बाहर निकल गए तो संगठन हमारा अधूरा है। उस संगठन के बैनर तले हम किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते हैं और ये गतिविधियां जब हम नहीं कर सकते हैं तो हमारा सहयोग देने वाला भी अपराधी और हमें करने वाले भी अपराधी। तो इस प्रकार से हमें अपने केवल आप पे ध्यान देकर के चलना, अपने स्वविवेक से काम करना है कि हमारा समाज संगठित कैसे होगा और संगठित होने के बाद हमारे समाज के लिए क्या क्या लाभ संगठन से मिल सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग केवल संगठित हो जाइए। सारी समस्याओं का समाधान आपको अगले वित्तीय वर्ष 25 से 26 में यदि इसी प्रकार से सब लोग संगठित बने रहे तो 25-26 में मार्च के बाद भी सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने होगा। इसी मैं आपके वादे को ध्यान देता हूँ।